स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किस तरह से होता है। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ द इंडिया लिमिटेड। देखो, अगर हम बात करें कि जो स्वामित्व के आधार होता है, देखो स्वामित्व के आधार इन द सेंस कि निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग क्या होते हैं? जो सरकार के द्वारा चलाए गए होते हैं। उसके अलावा अगर निजी उद्योगों की बात करें तो वो किसके द्वारा? हमारे खुद के द्वारा। जैसे अगर हम मुकेश अंबानी की कंपनी की बात करें तो वो क्या है? निजी उद्योग है। रिलायंस कंपनी है जो वो निजी उद्योग है क्योंकि वो प्राइवेट है। और सार्वजनिक मतलब जो गवर्नमेंट हो, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, तो ये सब क्या हमारे गवर्नमेंट उद्योग है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हैं, पब्लिक इंडस्ट्रीज हैं। और अगर हम लोग प्राइवेट इंडस्ट्रीज की बात करें तो जैसे टिस्को है, ठीक है, डाबर उद्योग है, तो ये सारे हमारे क्या है? निजी हैं। अब देखो, एक होता है हमारा पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, देन लास्ट वन होता है कॉपरेटिव, संयुक्त उद्योग। वो वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के प्रयास से चलाए जाते हैं। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड का क्या सीन है समझो जरा। ऑयल इंडिया लिमिटेड है ना, जो वो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के प्रयास से चलाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त उद्योग। सहकारी उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों और दोनों के हाथों में होता है कच्चे माल, रॉ मटेरियल की पूर्ति करने वालों के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहकारी उद्योग। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है। संसाधन मतलब जैसे हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं सहकारी उद्योग में, जो रिसोर्सेज होते हैं वो इक्वल होता है, संयुक्त होता है। जैसे लाभ और हानि वो भी एक डेफिनेट रेशियो में होता है। पार्टनरशिप बात कर सकते हैं हमसे पार्टनरशिप में, जैसे महाराष्ट्र में चीनी उद्योग, केरल के नारियल उद्योग, तो ये क्या उद्योग कैसे हैं? सहकारी उद्योग है। समझ में आ गए? तो हम लोगों ने सार्वजनिक क्षेत्र में पढ़ लिए, निजी क्षेत्र में संयुक्त पढ़ लिए और सहकारी पढ़ लिए। सहकारी मतलब सबके सहकार से, सबके मेल जोल से। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कृषि आधारित उद्योग। देखिए, सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और वनस्पति तेल, ये सब क्या? कच्चे माल। भाई, कच्चे माल वाले उद्योग क्या होते हैं? जो सीधी सी बात है, कृषि, जिस पर कृषि पर डिपेंड है। जैसे सूती वस्त्र का सूत है, सूत इन द सेंस कॉटन है। अब कॉटन के लिए हम किस पर डिपेंड होंगे? ऑब्वियस सी बात है यार, कृषि पर डिपेंड होंगे। पटसन, जूट, रेशम, ऊन, चीनी, ये सब हमें किससे मिलते हैं? ये सब हमें मिलते हैं कृषि से मिलते हैं। तो जब कृषि से मिलते हैं तो ये कृषि पर आधारित उद्योग है। और इनका कह सकते हैं कि ये जो सारा माल है, ये जो कच्चा माल है, ये सब कृषि पर आधारित है। अब जैसे वस्त्र उद्योग की बात करें हम लोग, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है। वो बहुत ज्यादा। भाई, वस्त्र उद्योग की बात करें, वस्त्रों के बिना तो कुछ है ही नहीं है। तो वस्त्र उद्योग का सबसे ज्यादा महत्व है क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में बहुत ज्यादा योगदान है। देश में ये एक ऐसा अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला से परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। मतलब ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। कच्चे माल के लिए या फिर किसी भी तरह का उत्पाद हो, सभी श्रृंखला में ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर है ये। ठीक है ना? क्या? वस्त्र उद्योग। अब हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग में, इसी में सूती वस्त्र उद्योग की। तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग में आप समझ रहे हो कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, और वस्त्र उद्योग मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो ये प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई, मतलब कताई और बुनाई के, मतलब जैसे अपन वो बनाते नहीं तो स्वेटर वगैरह बुनते भी थे। तो ये सब क्या है? पहले इस तरह से क्या होता था कि हाथों से सिलाई कताई बुनाई करके ना ये जो सूती वस्त्र उद्योग है, मतलब सूती वस्त्र बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या था, ये जो कारखाने लेकर आए, जो करघे लाए, तो इससे क्या हुआ? औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई और हमारे उद्योग इंग्लैंड के आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे। भाई, क्योंकि देखो एक बात आप सीधी सी बात समझना, जहां आपको कच्चा माल मिलेगा, जहां पर आपको कच्चा माल मिलेगा वहीं पर आपके वाले उद्योग मिलेंगे। अब जैसे सूती वस्त्र उद्योग है तो सूती वस्त्र आपको कहाँ मिले? सूत कहाँ मिलता है आपको?
ऑब्वियस सी बात है, महाराष्ट्र गुजरात में मिलता है कपास, वहीं तो मिलता है ना, तो वहीं पर सबसे ज़्यादा ये उद्योग स्टार्टिंग में हुए थे। अब तो क्या जगह जगह पे फैल गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्टली वही मिलता है जहाँ पर आपको इस चीज़ का कच्चा माल मिलता है, उस उद्योग के लिए कच्चा माल मिलता है। तो कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पतनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारकों ने इसे स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया था। ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं, इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है, मतलब कृषि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिज़ाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों, सिलाई करने, सबको ये जीविका, मतलब ये जो एक अपन कह सकते हैं कि ये एक ऐसा उद्योग है जो सबको रोजगार देता है। कपास चुनने वालों को भी, गांठ बनाने वालों, मतलब सबको रोजगार मिलता है इस उद्योग में। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक मिल, स्टोर और पैकेजिंग सामग्री, इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है, मतलब धीरे धीरे क्या है, इसका विकास, डेवलपमेंट होता जा रहा है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रित है, मतलब कताई, जो सूत की कताई होती है ना, वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में होती है। लेकिन सूती, रेशम, जरी, काशीदाकारी आदि की बुनाई में परंपरागत कौशल और डिजाइन देने वाली बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। मतलब देखो क्या है ना, कि अगर मैं बात करूँ, सूत है, कॉटन है, वो सबसे ज़्यादा आपको महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु तक मिलेगा, कताई भी वहाँ पर मिलती है। लेकिन भाई इसमें काशीदाकारी करना, जरी लगाना, ठीक है, अलग अलग तरीके का डिज़ाइन देना, तो ये तो पूरी तरह से विकेंद्रीकृत है। विकेंद्रीकृत का मतलब क्या होता है कि पूरे में फैला हुआ है, कहीं पर कुछ होता है, ऐसा तो नहीं है ना कि हमें सिर्फ जो कॉटन के क्लॉथ है वो सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात में मिले, भाई पूरे में मिलते हैं और बनते भी हैं। उसका जो मेन काम सिर्फ कताई थोड़ी ना, उसमें डिजाइन देना है और भी सारी चीजें हैं, तो ये तो सब जगह मिलेंगी ना। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, मतलब बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक उपयोग नहीं कर पाता। मतलब क्या होता है, इसमें जो बुनाई है उसमें क्या होता है कि अच्छे धागे का यूज होना होता है, और वो अपना देश कर नहीं पाता। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत कर्णों व मिलों में होता है। जो बुनाई होती है, कताई तो हाथों वाला, मतलब करघे द्वारा होती है, और बुनाई भी विद्युत कर्घों में होती है। ठीक है ना। हाथ से बनी खादी कुटीर उद्योगों के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर, मतलब बहुत ज़्यादा पैमाने पर इनको रोजगार भी प्राप्त करवाती है। ठीक है ना। आगे हम लोग देखें, ये देखिए, ये वस्त्र उद्योग आपको देखेंगे, जो सूती वस्त्र है, ये देखो आपको कहाँ का दिख रहा है। सबसे ज़्यादा तो देखो महाराष्ट्र, गुजरात में पूरा ये देखो फैला हुआ है काला काला। यहाँ एमपी में गुजरात, उज्जैन, देवास और इंदौर में है इसके। ठीक है ना। आगरा में है, उसके बाद मुरादाबाद में है, कानपुर में है। यहाँ अगर तमिलनाडु में बात करें तो चेन्नई, कोयम्बटूर और ये मदुरई में है। तो ये सब क्या है, आपके सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र। देखो जो ये लाल लाल हो रहा है, ये ज़्यादातर आपको उत्तर में मिलेंगे, जैसे लुधियाना, हिमाचल, यहाँ पर ऊनी वस्त्र बहुत अच्छे मिलते हैं। और रेशम के वस्त्र आपको यहाँ मिलेंगे मोस्टली, ये सिल्क के यहाँ पर उत्तर प्रदेश साइड है ना, यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये देखो यहाँ पर भी रेशम के वस्त्र मिल रहे हैं, ये देखो यहाँ पर भी मिलेंगे आपको। चलिए आगे हम आते हैं पटसन उद्योग पर। देखिए, भारत पटसन और पटसन निर्मित सामान का एक बहुत बड़ा उत्पादक है, जूट। ठीक है। और बांग्लादेश के पश्चात सबसे बड़ा निर्यातक भी है, उत्पादक भी सबसे बड़ा है और निर्यातक भी है। 2010 और 11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। कितने थे? 80 पटसन उद्योग थे। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी सक्रिय मेखला में स्थित है। देखो जूट क्या है, जूट आपको जूट कहते हैं, जो पटसन है ना, इसको जूट बोला जाता है। तो ये जो जूट है ये मोस्टली आपको कहाँ पर मिलेंगे? पश्चिम बंगाल में मिलेंगे। और पश्चिम बंगाल में भी 98 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी एक सक्रिय मेखला में मिलते हैं ये। ठीक है। पहला पटसन उद्योग के निकट रिश्रा में 1855 में लगाया गया था। ठीक है ना। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिले तो बहुत भारत में यह गई
मतलब % मिले तो मिली, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चले गया था। क्योंकि देखो आप अगर देखें तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों लगे हुए हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। तो क्या था कि जूट मिला तो भारत को मिल गई, लेकिन कुछ जो जूट उत्पादक क्षेत्र थे मेन, वो कहाँ चले गए थे, पूर्वी पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश में चले गए थे। अच्छा, अब अगर एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हुगली नदी के तट पर ही ये जो पटसन उद्योग हैं वो क्यों है ज़्यादा, उसका रीज़न पूछते हैं। तो देखिए, पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल, देखो एक तो जल, देखो जो जूट है ना वो मोस्टली जल के आसपास होता है, उसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उस उद्योग के लिए, ठीक है। परिवहन चाहिए, सड़क, रेल, जल परिवहन का जाल, कच्चा माल, भाई जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर होता है, इससे सबसे ज़्यादा वहाँ पर ये क्या कहते हैं उद्योग को भी लगाया गया है। कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल, बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। उसके अलावा क्या होता है कि सस्ता लेबर भी मिल जाता है, जैसे बिहार है, अब बिहार और उड़ीसा में क्या गरीबी ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या इनको सस्ता लेबर मिल जाता है। और क्या हुगली नदी के तट पर कोलकाता भी है, तो कोलकाता एक बहुत बड़ा नगरीय केंद्र है, इससे क्या बैंकिंग, बीमा, जूट के सामान निर्यात, ये सारी भी सुविधाएं यहाँ से मिल जाती है। तो इसीलिए इसको मतलब ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हुगली नदी के तट पर ये क्यों स्थित है, तो इसका रीज़न ये है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये चैप्टर तो अपना ज़्यादा बड़ा नहीं है, हो जाएगा, कल तक कंप्लीट हो जाएगा अपना ये। चलिए अब आते हैं हम लोग चीनी उद्योग पर। देखो भारत में चीनी, भारत का, देखो ये मैं बार बार बोल रही हूँ आपसे, इस चीज़ को याद रखो कि कौन से में भारत का कौन सा योगदान है, मतलब क्या कच्चे माल में या किस उद्योग में भारत का कौन सा, किस उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, ये बिल्कुल याद रखना। जब पूछ लिया जाता है कि चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो किसका है, कौन सा है, दूसरा। तो भाई चीनी उत्पादन में पहला चीन का, भाई चीन से, चीनी से, ऐसे याद रख लो। लेकिन गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है, किसमें, गुड़ और खांडसारी में। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा बुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी मिलें मेनली कहाँ मिलती हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हुई हैं। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में, कितना परसेंट है, 60%, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश और बिहार में। यह उद्योग मौसमी है, मौसमी उद्योग होते हैं ये, ठीक है ना, अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। मतलब क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन मिलों की संख्या दक्षिणी तथा पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। याद रखना, देखो चीनी जो उद्योग है ये, देखो मैं तो सबसे पहली बात अपन याद रखें, जो चीनी मिलें हैं ये आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक में यहाँ तक फैली हुई है। और सबसे ज़्यादा तो चीनी मिलों का 60% ये आपको उत्तर प्रदेश और बिहार में ही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें पिछले कुछ वर्षों में, दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में इसकी उत्पादकता बढ़ी हुई है, ठीक है। इसका मुख्य कारण यहाँ गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा से, गन्ने, देखो गन्ने में जितनी ज़्यादा सुक्रोज की मात्रा होगी उतना चीनी का उत्पादन होगा, ठीक है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल नहीं है, जो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज हैं वो भी ज़्यादा सफल नहीं है। इसके कारण क्या, यहाँ पर जो मिलें हैं वो और भी ज़्यादा सेटअप हो रही हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग खनिज आधारित। देखो हमने अगर कच्चे माल पर आधारित पे हम लोगों ने कृषि, वो सूती वस्त्र उद्योग पढ़े, पटसन उद्योग पढ़ा, ठीक है ना, चीनी उद्योग पढ़ा। उसके बाद अब हम आते हैं अपने खनिज आधारित। भाई जो उद्योग खनिजों और धातुओं को कच्चे माल के रूप में यूज़ करते हैं, भाई वो ऑब्वियस सी बात है, वो क्या होते हैं, खनिज आधारित उद्योग होते हैं। तो देखो लोहा और इस्पात उद्योग, देखो लोहा और इस्पात उद्योग का एक आधारभूत उद्योग है। ये आधारभूत किसके लिए है, आने जो अपन लोग और भी चीज़ें बनाते हैं, जैसे भारी भारी चीज़ें जो और भी बनने, मशीन्स वगैरह, वो इन्हीं से तो बनती हैं, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बड़ी मशीनरी पर निर्भर है। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता पड़ती है। भाई इस्पात की, आयरन ओर की, आपको एल्यूमिनियम की आवश्यकता पड़ती है। तो भाई ये क्या है, ये एक आधारभूत बेसिक इंडस्ट्री है, क्योंकि इस पर जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो सब इस पर डिपेंड है, ठीक है। इस्पात के
उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। मतलब जितना ज़्यादा इस्पात का उत्पादन होगा, जितनी ज़्यादा खपत होगी, इसका मतलब समझा जाएगा कि वो देश उतना ही ज़्यादा विकास कर रहा है। ठीक है, लोहा तथा इस्पात एक बहुत भारी उद्योग है भाई, क्योंकि इनका जो कच्चा माल और तैयार माल दोनों ही बहुत भारी होते हैं और परिवहन में बहुत ज़्यादा लागत लगती है। इसीलिए क्या होता है, इस उद्योग के लिए लोह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर का अनुपात 4:2:1 होता है। सबसे ज़्यादा लोहा अयस्क होता है, इसलिए तो ये भारी होते हैं। इस्पात को कठोर बनाने के लिए मैग्नीज की भी कुछ मात्रा की आवश्यकता लगती है। यह याद रहे कि निर्मित माल को बाजार और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए बहुत सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है, बहुत अच्छा परिवहन, क्योंकि भाई बहुत भारी उद्योग होते हैं। ये पूछा भी जाता है कि जो लोह और इस्पात उद्योग है इसको भारी उद्योग क्यों बोलते हैं, पहला क्वेश्चन, और इसको बेसिक उद्योग भी क्यों बोलते हैं। दो क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं। चलिए देखो, आपको अगर दिख जाएगा, ये देखो लोहा है, ये देखो बोकारो, दुर्गापुर, बर्नपुर, भिलाई। ये देखो, ये याद रखना भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में। तो ये सारे, ये भद्रावती कहाँ पर है, विजयनगर, ये दोनों कर्नाटक में, सेलम आपका तमिलनाडु में। ये मैपिंग तो आपको रट लेनी है, मैपिंग के आपको फ्री के नंबर मिलेंगे, इस बात को याद रखना। और वैसे तो जो मैपिंग है वो आपकी 5 चैप्टर की ज़्यादातर आती है, 4 नंबर की 5 चैप्टर की आती है। ये आपका ब्लूप्रिंट है, अगर एमपी बोर्ड की बात करें तो एमपी बोर्ड का तो ब्लूप्रिंट आ जाता है और ये उसके ब्लूप्रिंट में ही दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ये कुछ छोटा नागपुर की पहाड़ी में सबसे ज़्यादा लोहा आपको मिलता भी सबसे ज़्यादा, मतलब खनिज आपको ये छोटा नागपुर के जो पठार है ना उसी में मिलेगा। चलिए, इसके बाद और थोड़ा सा बचा है, ये कल अपन लोग कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, मे भी कल का दिन और है, ये कल कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये। उसके बाद फिर हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड देन हमारा सिलेबस ख़त्म। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, गुड नाइट।